दोस्तों आज का टॉपिक है इंडियन सॉइल, भारत की मिट्टी। इस टॉपिक से हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैंने इंडियन सॉइल पर इसका फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आप देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप देख सकें। दोस्तों पार्ट 1 में हम लोग ने सॉइल के बारे में पढ़े थे, सॉइल होता क्या है, और उसके कणों के बारे में पढ़े थे। सॉइल के कौन कौन से कण से मिलके बने होते हैं सॉइल के प्रकार के बारे में पढ़े थे, सॉइल के टाइप्स के बारे में पढ़े थे दोस्तों। तो इस वीडियो को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों शुष्क मृदा होता क्या है। तो समझते हैं शुष्क मृदा होता क्या है। तो इस मृदा का रंग जो है दोस्तों लाल होता है और दिखने में बलुई और प्राकृतिक में जो है लवणीय होता है, सैलिनिटी होता है। इस मृदा में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा ह्यूमस और नमी की कमी होती है। तो दोस्तों इसमें ह्यूमस और नमी की कमी होती है, जिसके कारण शुष्क मृदा में दरारें आ जाती हैं। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो शुष्क मृदा जो है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पर्वतीय मृदा के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्वतीय मृदा जो होता है ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें कंकड़ और पत्थर की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके बागवानी कृषि के लिए जैसे चाय अधिक मात्रा में होती है। दोस्तों पर्वतीय मृदा जो है बागवानी कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ही झूम की खेती भी होती है। झूम की खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। तो दोस्तों पर्वतीय मृदा जो है झूम की खेती के लिए भी उपयुक्त होती है और झूम की खेती जो है सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। पर्वतीय मृदा में सबसे ज़्यादा गरम मसाला की खेती की जाती है। तो दोस्तों इसमें पर्वतीय मृदा में चाय, झूम की खेती और गरम मसाला की खेती की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि झूम की खेती होता क्या है। जब मिट्टी में उर्वरकता विद्यमान रहती है उस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर कुछ सालों बाद पुनः पेड़ पौधे आते हैं। तब जंगली भूमि साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है। दोस्तों झूम की कृषि में क्या होता है, जब मृदा में उर्वरता क्षमता ज़्यादा होता है तो उस समय हम उसमें खेती करते रहेंगे जब तक कि उसका उर्वरता क्षमता कम ना हो जाए। उर्वरता क्षमता कम हो गया तो उस मिट्टी को हम कुछ सालों के लिए छोड़ देंगे, और जब उसमें उर्वरता क्षमता आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें हम फिर से पेड़ पौधे को साफ करके फिर से उसमें कृषि करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं झूम की खेती। दोस्तों अब नया टॉपिक है पिटमय मृदा, पिट्टी सॉइल। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। इसे हम दलदली मिट्टी और जैविक मिट्टी भी कहते हैं। यह मृदा जो है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों इस मृदा में ह्यूमस और जैव तत्व जो है अधिक मात्रा में होते हैं। यह मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। तो इस मिट्टी का जो कलर होता है गाढ़े काले रंग का होता है। भारत में दलदली मिट्टी केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। तो दोस्तों पिटमय मृदा जो है आपको केरल, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलेंगे। इस मृदा का सबसे बड़ा गुण है इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है। इसी कारण इसे हम जैव मृदा कहते हैं। तो इस मृदा को हम जैव मृदा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों मैंने मृदा से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। देश में मिट्टी के विस्तार का क्रम। तो देश में जो है मिट्टी का विस्तार कैसे कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है देश में 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसके बाद लाल
पीली मिट्टी है 6.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। काली मिट्टी जो है 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। लेटेराइट मिट्टी 1.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। तो दोस्तों देश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है और सबसे कम लेटेराइट मिट्टी 1.2 लाख किलोमीटर। भारत में सभी मिट्टियों में जैव पदार्थ की कमी होती है। दोस्तों भारत में जो है भारत की मिट्टी में जैव पदार्थों की कमी होती है। केवल काली मिट्टी है जिसमें कुछ जैव पदार्थ की उपस्थिति होती है। तो दोस्तों भारत के जो मिट्टी में है जैव पदार्थों की कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन काली मिट्टी में कुछ मात्रों में जैव पदार्थ होते हैं। तो अब समझते हैं अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी होता क्या है। तो अम्लीय और क्षारीय मिट्टी को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अम्ल और क्षार को कैसे ज्ञात करते हैं। तो अम्ल और क्षार को ज्ञात करने के लिए पीएच वैल्यू का उपयोग किया जाता है। यानी पीएच एक उपकरण होता है जिससे हम अम्ल और क्षार के बारे में जानते हैं। तो पीएच जो होता है सामान्य जल का पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। तो उसी कंसेप्ट पर ये दोनों मिट्टी है। तो अब समझते हैं अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी होता क्या है। तो दोस्तों सामान्य भूमि का पीएच मान जो है 6 से 7 होता है और इसी पीएच मान पर फसलें उगाई जाती हैं। तो अम्लीय मिट्टी के बारे में जानते हैं। जब मिट्टी का पीएच मान 7.2 से कम हो तो उसे हम अम्लीय मिट्टी कहते हैं। अम्लीय मिट्टी जो है अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूना लैम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूना यानी लैम का उपयोग किया जाता है। अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो अम्लीय मिट्टी में दोस्तों चाय का खेती किए जाते हैं। दोस्तों अगला समझते हैं क्षारीय मिट्टी। तो क्षारीय मिट्टी जो होता है इसका पीएच वैल्यू 7.2 से ज़्यादा होता है। ये मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों पे पाई जाती है। मिट्टी में क्षारीय कम करने के लिए जिप्सम केमिकल का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मिट्टी है दोस्तों ये यूपी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्षारीय मिट्टी में जो है अगर मिट्टी का क्षारीयता अगर कम करना है तो जिप्सम केमिकल का उपयोग करते हैं और ये मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा यूपी में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के बारे में जानते हैं। सॉइल इरोजन होता क्या है। तो मिट्टी को खंडित होकर बह जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन वनस्पति नहीं होने के कारण होता है। दोस्तों मृदा अपरदन जो होता है जब बारिश की बूंदें जब सॉइल को काट करके पानी के साथ वो बहा के ले जाती है तो उसी को हम बोलते हैं मृदा अपरदन। दोस्तों इसका कुछ कारण होता है मृदा अपरदन का। तो उस कारण के बारे में जानते हैं किस किस वजह से मृदा अपरदन क्रिएट होता है यानी होता है। तो दोस्तों मूसलाधार बारिश के कारण मृदा अपरदन होता है। वनों की कटाई से होता है। झूम की कृषि का होना और तीव्र वायु का चलना। चलिए दोस्तों अब मृदा अपरदन को रोकने के लिए उसका कुछ उपाय है। तो मृदा संरक्षण का जो है कुछ उपाय है तो उसके बारे में जानते हैं कि कैसे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। दोस्तों अगर वृक्षारोपण करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करके रोक सकते हैं। पशुचारण का नियंत्रण करके फसलों की अदला बदली कर उन्हें उगाने से और झूम कृषि को नियंत्रण करके। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और नई वीडियो बहुत जल्द